और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एरिथमिया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियल सेल एंड सेकेंड वन इज ईसीजी रिकॉर्डेड ऑन बॉडी सरफेस। तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल, तो वो तो रिवाइज कर रहे होंगे आप। मैं तो हर बार यही कह रहा हूँ, कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है, बिकॉज वो पार्ट इसमें आपको हर जगह काम आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, बिकॉज एक क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल है जो एक्चुअली जो कार्डियक सेल है उसके अंदर हो रहा है। अब अगर इसका रिकॉर्डिंग हम बॉडी सरफेस से कर रहे हैं, वो ईसीजी है, तो उसमें जो चार्जेस हैं और जो सिग्नल्स हैं वो हमको इस फॉर्मेट में मिलते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। सो इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर कार्डियक रिदम। एरिथमिया मीन्स द इरेगुलरिटीज इन कार्डियक रिदम। ये कैसे होता है और क्या इश्यूज हैं इसके, हम लोग देखते हैं। So basically what happened, these are the drugs used to prevent or treat the irregularities of cardiac rhythm. हम लोगों ने जैसे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी उसमें देखा था, इम्पल्स जनरेशन, देन कंडक्शन, देन रिफ्रैक्टिव पीरियड, राइट। तो अगर इम्पल्स जनरेट हो रही है, उसका कंडक्शन हो रहा है, और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर वे में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, और फिर डिफरेंट जो फंक्शनलिटी है हार्ट की, दैट इज द पंपिंग ऑफ ब्लड, वो डिपेंड करता है जो मेजर फंक्शन है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस सही ढंग से चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वेल एंड गुड, यही होना चाहिए। हम तो हेल्थ साइंसेज में हैं और हम लोग चाहते हैं कि सबकी हेल्थ सही रहे। बट अगर कार्डियक रिदम में इरेगुलरिटीज डेवलप होते, अब ये कैसे होगा, हम लोग आगे इसके कुछ रीजंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसके चलते क्या होगा कि इम्पल्स हो सकता है जनरेट हो रही है, बट सही सही ढंग से उसका जो कंडक्शन है नहीं हो पा रहा है। जो कंडक्शन हो रहा है तो वो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो चेंज हो रहा है। तो एक्शन जो पोटेंशियल है उसमें 4 फेजेस है, 0 1 2 3 4, वहां पर चेंजेस हो रहा है। अब इसका जब रीडिंग हम ईसीजी में सरफेस लेवल पर जब ले रहे हैं, तो वहां पर जो PQRST कॉम्प्लेक्स है वो चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं एक्चुअली उसमें होता क्या है और जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले हम एरिथमिया को देखेंगे और फिर उससे उसको कोरिलेट करके जो ईसीजी जो रीडिंग्स हैं उनमें क्या होता है वहां पर जाएंगे। तो नियरली 3 आउट ऑफ द 4 पेशेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन and about half of those given a general anesthetic exhibit at least some irregularities of cardiac rhythm. तो जनरली जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के जो केसेस हैं, यानी कि हार्ट का वो पार्ट जहां पर ब्लड सप्लाई लगभग स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो 4 में से 3 पेशेंट में क्या होता है, द irregularities of cardiac rhythm. Arrhythmias are the most important cause of sudden cardiac death. और इसके चलते ही लास्ट में हम लोग इसमें देखेंगे स्टेज 3 जो है वहां पर हार्ट फेलियर का स्टेज है और वहां पर कोई रिकवरी नहीं होती है, इट इज द कंप्लीट एवी ब्लॉक। देखेंगे हम इस चीज को। However, only few arrhythmias need to be treated with anti-arrhythmic drugs. इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्स्ट्रासिस्टोल, PSVT, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल, ठीक है। अब ये सब जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें से जो ट्रीटमेंट हमारे पास है, जो ड्रग्स हमारे पास हैं, वो भी कुछ ही तरीके के जो एरिथमियाज है उनको कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब ये मान के चले कि ये जो कंडीशन है इट इज टोटली अनस्टेबल फेज, और यहाँ पर जो ड्रग्स दी जाती हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो मेथड है उससे, और डोज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अदरवाइज हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि कुछ जो एंटी एरिथमिक ड्रग हैं
उसकी वजह से ही एरिथमिया हो जाता है, डोज अगर थोड़ा सा आपने कंट्रोल नहीं किया. So they can also generate arrhythmias. Next one is the abnormal automaticity or impaired conduction or both underlie the cardiac arrhythmias. तो अगर हम मेन रीजन इसका सपोज करें तो बिकॉज जो कार्डियक मसल है उसके दो ही मेन फंक्शन है, ऑटोमेटिसिटी, कंडक्टिविटी. तो अगर ये जो फंक्शंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इसमें एबनॉर्मलिटी जनरेट हो जाए, यानी कि जैसे इम्पल्स जनरेट हो रही है तो या तो इम्पल्स जनरेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है, नहीं जनरेट हो पा रही है, जो पेस मेकर है वहां प्रॉब्लम हो गया है, आर्टिफिशियल पेस मेकर रिप्लेसमेंट, ट्रांसप्लांट, है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. या फिर हो पा रहा है तो एवी नोड है वहां पर है प्रॉब्लम, एवी नोड से हो पा रहा है तो हिज पुरकिंजे फाइबर है वहां पर है प्रॉब्लम. अगर वहां पर हो पा रहा है तो वेंट्रिकल्स हैं वहां पर, जो कंडक्शन का सिस्टम है वहां पर है प्रॉब्लम, ठीक है, वॉल है. तो इतना सारा जो पार्ट है उसमें कहीं पर भी अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो इट विल टेक राइज ऑफ एरिथमियास. Next one is the introduction, that is the generation and the propagation of cardiac impulse and properties of excitability and refractoriness. तो कार्डियक इम्पल्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है एक्साइटेबिलिटी एंड रेफ्रैक्टिवनेस की है, इस्चीमिया, इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच इम्बैलेंस, मैकेनिकल इंजरी, स्ट्रेचिंग, न्यूरोजेनिक एंड ड्रग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग एंटीएरिथमिक themselves can cause arrhythmias by altering the electrophysiological property of cardiac fibrosis. यानी कि जो इसके मसल फाइबर हैं अगर वो काम कर रहे हैं, बट अगर इस्चीमिया हो गया, इस्चीमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो उसका जो पोटेंशियल है, जो फंक्शनिंग, जो एबिलिटी है वो नहीं रह पाएगी. इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया, सोडियम और पोटेशियम, मेजर तो हम यही कंसीडर करते हैं ईसीएफ और आईसीएफ में, जो माइनर हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं. पीएच इम्बैलेंस, ठीक है, चेंज हो गया. मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल हो सकता है कि जो मसल है वहां पर कहीं पर कुछ इंजरी आ गई है. स्ट्रेचिंग, कोई एक्सीडेंटल शॉक है, स्ट्रेचिंग हो गया है. न्यूरोजेनिक, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर उसमें कहीं पर कुछ इम्बैलेंसेस हैं तो उनके चलते, न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स के चलते भी एरिथमिया होगा. ड्रग इन्फ्लुएंसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी ड्रग का डोज बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा में वो सुटेबल नहीं है. तो अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाद भी डोज चल रहा है तो कुछ ड्रग की लिस्ट है, हम लोग देखेंगे इसमें आगे, तो दे कैन इन्फ्लुएंस एरिथमियास इंक्लूडिंग एंटी एरिथमिक themselves. हम इस चैप्टर में जो ड्रग पढ़ेंगे उनके चलते भी ऐसा हो जाता है. बाय अल्टरिंग द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक फाइब्रोसिस, तो कार्डियक मसल है उनका जो इम्पल्स जनरेशन है, जो कंडक्शन है और जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है और फाइनली जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसमें इनकी प्रॉब्लम रहेगी. Now the important mechanisms of cardiac arrhythmias. ऐसे 4 मैकेनिज्म हैं जिनके चलते जो एरिथमिया की कंडीशन है वो जनरेट होती है. वन बाय वन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट इज एनहांस्ड और एक्टोपिक पेसमेकर एक्टिविटी. जो पेसमेकर एक्टिविटी है वो एनहांस हो जाए और इसके चलते एक एक्टोपिक सेंटर जनरेट होता है, देखेंगे इसके मैकेनिज्म में. तो अगर ये एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो प्रॉब्लम है. आफ्टर डिपोलराइजेशन, इसके दो केसेस हैं, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन एंड डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन. तो जैसे इसमें फेज 4 और जो फेज 3 है उसकी बात आती है, तो फेज 4 अगर आप देखें, ये जो बन रहा है फेज 4 का ये फेज है, अगर ये कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जल्दी ही जो ओवरशूट है वो देखने को मिलेगा. और अगर ये यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, अर्ली फेज में चला गया, तो इस टाइम पीरियड के बीच में ही
डाउनफॉल आ जाएगा। देखेंगे इन कंडीशंस को। तो ये एक रीजन है। री एंट्री, री एंट्री का मतलब जो इंपल्स जनरेट हुई है तो उसकी एंट्री वापस से हो जाए, यानी कि होना क्या चाहिए, जो कंडक्शन है वो उसको आगे ट्रांसफर करेगा, बट जो कंडक्शन है वहां पर कहीं पर ब्लॉकेज आ रहा है। यूनिडायरेक्शनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, जो वेंट्रिकल्स में जनरली देखने को मिलता है। तो फिर क्या होगा, री एंट्री हो जाएगी। तो उसकी वजह से इसमें दो पाथवे हैं, उसको हम लोग देखेंगे, सर्कस मूवमेंट कैसे होता है। एंड फाइनली फ्रैक्शनेशन ऑफ इम्पल्स। तो जो एरिथमिया की स्टेज है वो क्या करेगी, जो पेस मेकर है, इम्पल्स जनरेट हो रही है जो फाइनली वेंट्रिकुलस में जाकर और जो हार्ट का फंक्शन है उसमें रोल प्ले कर रही है, वॉलंटरी एक्शन है। तो इसमें क्या होगा, उसके फ्रैक्शनेशन हो जाएंगे, यानी कि एक इम्पल्स की जितनी पावर है वो डिवाइड हो जाएगी और उसके चलते उसका फंक्शन हो नहीं पाएगा। तो फर्स्ट वन इज एनहांस एक्टोपिक पेसमेकर एक्टिविटी. So the slope of phase 4 depolarization may be increased pathologically in the automatic fiber. तो फेज 4 को आप लोग देखें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जहां जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा कि इसमें ये इंक्रीज हो जाए, यानी कि बहुत देर तक ये लाइन रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वही बना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑटोमेटिक जो फाइबर है उसमें ओवरशूट की रेंज आनी चाहिए जो 30 मिलीवोल्ट है। Ectopic impulse may result from the current or injury. Myocardial cells damaged by ischemia becomes partially polarized. A current may flow between these and normally polarized fibers, that is injury current, and initiate an impulse. अब क्या हो सकता है कि इस्कीमिया के चलते मायोकार्डियल सेल्स डैमेज हो गए, यानी कि ब्लड की सप्लाई उसमें जा नहीं रही है, तो उसके चलते जो इंपल्स जनरेट होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो इंजरी के चलते हैं वो एक इंपल्स को जनरेट कर रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल है इंपल्स का जब सेल नॉर्मल थे उस टाइम पर जो इंपल्स जनरेट हो रही थी वैसी इंपल्स अभी जनरेट नहीं हो रही है ड्यू टू इंजरी। बिकॉज अगर हम देखें कि मसल की अगर हम जैसे बात करें तो यहाँ पर जो इंपल्स जनरेट हो रही है, जो पेस मेकर एक्टिविटी है, यानी कि अपने आप मसल के अंदर जब इंपल्स जनरेट हुई तो हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी वो बनी। अब अगर इस टाइम पीरियड में कोई मसल में हम एक्स्ट्रा कहीं पर कुछ इंजरी हो जाएगी तो वो इंजरी क्या करेगी, एक ओवर बीट को प्रोड्यूस करेगी, एक्स्ट्रा बीट, जिसको हम एक्स्ट्रा सिस्टोल भी कहते हैं, जो एट्रियम में होगा, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज आफ्टर डिपोलराइजेशन. Now what is this? These are the secondary depolarization accompanying a normal or the premature action potential. यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रीमेच्योर हो गया, जैसा बनना चाहिए, स्टैंडर्ड जो ग्राफ आप देखें उससे कंपेयर करें वैसा नहीं है, और जितने टाइम में बनना चाहिए, इफेक्टिव जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो फिक्स है दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में, अगर वो चेंज हो जाएगा तो वो सेकेंडरी डिपोलराइजेशन को शो करेगा। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, that is repolarization during the phase 3 is interrupted and the membrane potential oscillates. अब ये जो फेज है जैसा कि हम लोगों ने देखा यहां पर, तो होगा क्या, यहां पर जल्दी से ये वाला जो फेज है, या बेटर इसी से देखें फर्स्ट वाला जो है, तो यहां पर एक्स्ट्रा स्लोप्स मिलेंगे, तो वो स्लोप क्या शो कर रहा है, इस फेज को, यानी कि जो रिपोलराइजेशन है ड्यूरिंग दिस वो इंटरप्ट हो गया है, मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है उसका ऑसिलेशन होगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज सफिशिएंटली लार्ज, नेबरिंग टिश्यू इज एक्टिवेटेड एंड अ सीरीज ऑफ इंपल्सेस आर प्रोपगेटेड। अब ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं
उन ऑसिलेशन के चलते जो नेबरिंग जो टिश्यू है उसमें भी एक्टिवेशन होगा और एक सीरीज ऑफ इंपल्सेस वहां से जनरेट होंगे, जो कि नॉर्मल जो प्रोसेस है उसमें नहीं होता है। नॉर्मल में केवल जो पेस मेकर है वहां से इंपल्स जनरेट हुई और उसका आगे जो कंडक्शन है वो एवी नोड के थ्रू आगे वो जाएगा। बट यहाँ पर अगर ऐसा हो गया कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्री मैच्योर हो गया तो टाइम पीरियड सीक्वेंस बिगड़ गया और उसके चलते जो नेबरिंग टिश्यू है उसमें एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है और उसके चलते सीरीज ऑफ इम्पल्सेस वहां पर जनरेट हो रही हैं। तो ईएडी जिसको हम कह रहे हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन are frequently associated with long QT interval due to slow repolarization and the prolonged action potential। जो QT इंटरवल है वो बढ़ेगा और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंसेस आएगा। दे रिजल्ट फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम करंट। जो पोटेशियम है उसका भी रोल यहाँ पे देखने को मिला है और इस करंट के डिले होने के चलते भी ऐसा होता है। Next is delayed after depolarization. After attaining the resting membrane potential, a secondary deflection occurs, which may reach the threshold potential and initiate a single premature action potential। तो यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है इसके बाद में एक फिक्स टाइम के बाद में नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पर मिलना चाहिए जो ग्राफ है, बट डिलेड में क्या होगा, ये सिग्नल जल्दी ही यहाँ से जनरेट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट जो ग्राफ बनना चाहिए, मान लीजिए यहाँ से ये ओवरशूट आएगा और 0 1 2 3 4 करके वापस यहाँ पर आएगा, बट अगर यहाँ पर वो डिले हो गया है तो फिर यहाँ का टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा। जनरली दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द कैल्शियम ओवरलोड, और इसके रीजन है कि कैल्शियम की एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो जाती है, तो बहुत सी बार जो डिजिटलिस ड्रग दी जाती है उसके चलते हो जाता है, या इस्चेमिक जोन वहां पर हो रहा है, परफ्यूजन बढ़ रहा है, उसके चलते ऐसा हो जाता है। बिकॉज एन एक्शन पोटेंशियल इज नीडेड टू ट्रिगर आफ्टर डिपोलराइजेशंस, arrhythmias based on these have been called the triggered arrhythmias। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए और उसके चलते ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहा जाता है ट्रिगर्ड एरिथमियास। री एंट्री है, री एंट्री को अगर हम देखें तो यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं, जो पेस मेकर है वहां से इंपल्स जनरेट हुई, एवी नोड पर वो आई, जो हिज पुरकिंजे सिस्टम है वहां तक का कंडक्शन हुआ। अब वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट से जनरली जो पंपिंग जो एबिलिटी वो जनरेट होगी, तो जैसे ही वहां पे वो ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रांसफर में दो पाथवे हैं और वहां से अगर अगर एक में भी ब्लॉक आ जाता है तो जो इंपल्स है वो री एंटर हो जाती है ड्यू टू द प्राइमरीली to abnormalities of conduction, and impulse may recirculate in the heart and cause repetitive activation without the need for any new impulse to be generated. These are called re-entrant arrhythmias। इसके दो मेन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज सर्कस मूवमेंट टाइप, and it occurs in an anatomically defined circuit, a premature impulse temporarily blocked in one direction by the refractive tissue makes a one-way transit around an obstacle, natural orifice in the heart, infracted refractive myocardium। तो अब होता क्या है कि इम्पल्स कहीं से जा रही है और उसके रास्ते में कुछ आ गया। अब वो जो कुछ आ गया वो हो सकता है कि नेचुरल ऑरिफिसेस इन हार्ट, जिसको कहा जाता है ना कि दिल में छेद हो गया, एक जनरल टर्म सुनने को मिलता है, तो वो नेचुरल ऑरिफिस है, जनरेट हो गया वो कोई कारण से, या फिर वो जो पार्ट है सेंसिटिव ही नहीं है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, इन्फ्रैक्टेड जोन है, या रेफ्रैक्टरी जो मायोकार्डियम है वहां पे ऑलरेडी चेंजेस चल रहे हैं, तो अब ये जो पार्ट है ये उस कंडक्शन में हेल्प नहीं करेगा और उस पार्ट में एज ए ऑब्स्टिकल वो काम करेगा। अब जो कंडक्शन है वो तो होना है, मतलब होना चाहिए,
वो आगे जाना चाहिए जो इम्पल्स है, बट आगे नहीं जाएगा, और उसके चलते जो प्री मेच्योर इम्पल्स है, it will find the original spot in the advanced state of recovery and re-excite it, setting up recurrent activation of adjacent myocardium. अब ये जो ऑब्स्टिकल है, इसके चलते सेकेंडरी जो करंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे और री एक्साइटेशन होगा, जिसके चलते जो एडजेसेंट मायोकार्डियम है वहां पर भी ऐसा देखने को मिलेगा. The re-entry occurring in an anatomically fixed circuit can be permanently cured by high radio frequency catheter ablation of defined pathway. तो इसके लिए एक कैथेटर है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, उसको यूज करते हैं ताकि ये जो कंडीशन है इसको देखा जाए, इंप्रूवमेंट हो इसमें. नेक्स्ट वन इज माइक्रो री एंट्री सर्किट. दो पाथवे में है. Now it may form at the junction of the Purkinje fiber with ordinary ventricular fibers. इसका जो मूवमेंट है वो Purkinje fiber के जंक्शन पर होता है. One of the branches of the Purkinje fiber may get sufficiently depolarized to cause unidirectional block. Extremely slow condition at this site due to the slow channel depolarization and markedly abbreviated action potential, duration and effective refractive period makes re-entry possible in a short loop of tissue. तो ये एक पाथवे है जो पुरकिंजे फाइबर का रीजन है, हिज पुरकिंजे फाइबर, वहां पर जो ट्रांसमिशन है नहीं हो पा रहा है, और उसके चलते जो स्लो चैनल डिपोलराइजेशन है वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके चलते री एंट्री हो रहा है. For re-entry to occurs, the path length of the circuit should be greater than the wavelength. तो इसमें जो path length cover हो रही है wavelength से ज्यादा है, effective refractive period into conduction velocity of impulse. Now the slow conduction and re-entrant circuit may be caused by partial depolarization of the membrane, यानी कि decreased slope of zero phase, depressed fast channel responses, cells changing over from fast to slow channel depolarization which conduct extremely slow. When a fiber is depolarized to the resting membrane about -60 millivolt, the sodium channels are inactivated, but it can still stop calcium channel response. Re-entry can be abolished both by marked slowing of conduction, converting unidirectional block to bidirectional block, as well as by the acceleration of impulse. Retrograde impulse reaches so early as to meet the refractive tissue. Now what happen, यानी कि जो स्लो कंडक्शन धीरे धीरे हो रहा है, बट इसमें जो बाइडायरेक्शनल ब्लॉक है वो जनरेट होने लग जाता है. अभी तक जो चल रहा था कि मान लीजिए एक ऑब्स्टिकल आ गया, उसको ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है जो इम्पल्स है, तो नियर बाय जो मसल्स है वहां पर भी वो एक्टिवेशन हो रहा है और वो भी री एक्साइट्स होके ट्रांसमिशन अपनी जनरेट कर रहा है, और उसके साथ में जो एरिया है वो वहीं पर एनक्लोज्ड हो गया. तो यूनिडायरेक्शनल जो ब्लॉक था फाइनली बाई डायरेक्शनल ब्लॉक में वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनेशन ऑफ इम्पल्स. फ्रैक्शनेशन जैसे कि व्हेन एट्रियल ईआरपी इज ब्रीफ and inhomogeneous under the vagal overactivity, an impulse generated early in diastole gets conducted irregularly over the atrium. यानी कि जो इम्पल्स है वो जल्दी ही डायस्टॉल में बन जाएगी और उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज हैं वो जनरेट होंगी. एंड इट मूव्स rapidly through the fiber with the short ERP which have completely recovered, slowly through fibers with the long ERP partially recovered, and not at all through those still refractory. Thus asynchronous activation of atrial fibers occurs which results in atrial fibrillation. This arrhythmia must be initiated by the premature depolarization but is self-sustaining because the passage of an irregular impulse trace and perpetuate the inhomogeneity in of effective refractive periods. तो डिफरेंट फ्रैक्शन में वो जनरेट हो जाएगी और उसके चलते जो फ्रैक्शनेशन है
वो देखने को मिलेगा। अब ये सब जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसके चलते हैं जो कार्डियक एरिथमियाज हैं वो इन क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। एक्स्ट्रा सिस्टोल, अभी जो हम लोगों ने बात की, तो इसमें एक्स्ट्रा बीट बनेगी जो एट्रियम है वहां पर। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, Thoracides, D pointes, ventricular fibrillation, and atrioventricular block.